बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींच कर उसे उपजाऊ बनाते हैं। इसीलिए तो हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए अपने किसान भाई बहनों की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में आरंभ होगी कृषि समृद्धि योजना। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में निःशुल्क कराएं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कृषि समृद्धि योजना प्रमुख रूप से राज्य में सिंचाई समस्या के समाधान के लिए लागू की जा रही है। राज्य सरकार ने अपने नए बजट में किसानों को सिंचाई के लिए 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब में गाद घटाने के लिए डीप बोरिंग करवाने के साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से माइक्रोलिफ्ट इरोगेशन कृषकों को प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तावित किया है। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं के बीमारियों और उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और समय रहते उनका इलाज भी करा सकते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निःशुल्क जांच किया जा सकता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच कराकर पशु बीमारी जानकर उचित इलाज करा सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड के जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। इन किस्मों के मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तड़ को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन में सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुश्री के पास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के मंडी भाव में। आप लोगों का समय ना लेते हुए आज हम सीधे बात करेंगे भावों की। चावल रहा 1900 रुपये से लेकर 4300 रुपये। अब हम बात करें प्याज की तो वो रहा 1300 न्यूनतम और अधिकतम 6600 रुपये। आलू का दाम बना रहा अपने कुछ ही लोग बढ़कर बस, जिसका रेट रहा 1200 न्यूनतम और 2660 अधिकतम।
वहीं हम चीनी की बात करें तो चीनी का न्यूनतम मूल्य रहा 3,660 रुपये से लेकर 4,260 रुपये। दर्शकों, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद अनुश्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचते हुए कृषि कार्य करें। आपसे आग्रह है कि जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, टमाटर में लगने वाले कीट और रोग से उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो टमाटर की खेती करते हैं बड़े पैमाने में, क्योंकि टमाटर का हमेशा मार्केट में डिमांड तो रहता ही है, इसीलिए इसकी खेती भी बड़े पैमाने में की जाती है। तो टमाटर में बहुत तरह के कीट और रोग लगते हैं जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, जिसके बारे में किसान भाई बहनों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि टमाटर में लगने वाले कीट और रोग से उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। टमाटर की खेती कमाई के नज़रिए से जितनी फायदेमंद होती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है, क्योंकि इसकी फसल में कई प्रकार के कीट और रोग लगते हैं।
कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे में टमाटर की फसल में समय रहते रोग और कीटों के नियंत्रण के उपाय बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि इससे उत्पादन प्रभावित होता है। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के सब्जी विशेषज्ञ श्री धनंजय कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टमाटर में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसके रोग का प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर में कई बार कीट एवं रोग लग जाने की वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और इसका अगर सही जानकारी हो तो इससे बचाव किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे टमाटर में कीट एवं रोग प्रबंधन किया जा सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि टमाटर में कौन कौन से कीट एवं रोग लगते हैं। किसान भाइयों, आपको हम विस्तार से बताते हैं कि टमाटर में पहले हम रोग की बात करें, क्योंकि रोग का शुरुआत जैसे ही बीज से बिचड़ा तैयार करने को होता है उसी समय से रोग का शुरुआत हो जाता है। तो पहला तो है कि जब हम टमाटर की खेती झारखंड के परिवेश में कर रहे हैं और बरसात के दिन में खासकर कर रहे हैं, तो उस समय पहला ध्यान देने वाली बात है कि एक मुरझा रोग करके बीमारी आता है, बैक्टीरियल विल्ट करके बीमारी आता है, जिसमें कि शुरू में आपको पता नहीं चलेगा। आपका पौधा में जब फल फूल आने लगेगा तो उस समय जो है पौधा एक बैग सूखने लगेगा, मरने लगेगा। तो उस समय जो है आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं और बहुत भारी ही नुकसान होता है टमाटर में जो है मुरझा रोग से। तो जब भी आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर में जो है मुरझा रोग रोधी, जब भी झारखंड में हम खेती करेंगे तो टमाटर में मुरझा रोग रोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जो रोग के रोधी हो। 100 में 80 पौधा जो है ज़रूर आपका ज़िंदा रहे, उस तरह के टमाटर के किस्मों का चयन करना चाहिए, जिसमें हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू के द्वारा जो है स्वर्ण संपदा, स्वर्ण अनमोल और RCDTH 21 करके जो है संकर किस्म जो है विकसित किया गया है, जो मुरझा रोग रोधी है। उसके अलावा जो है देसी किस्म में जो है आपको स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण नवीन है और स्वर्ण प्रकाश है। इन किस्मों का अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो मुरझा रोग का समस्या से समाधान हो। टमाटर में यह रोग फफूंद, राइजोक्टोनिया एवं फाइटोथोरा कवकों के मिले जुले संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित पौधों का निचला तना गल जाता है। शुरुआत में बीमारी के लक्षण कुछ जगहों में दिखाई पड़ते हैं और 2 से 3 दिनों में पूरी पौधों में फैल जाते हैं। टमाटर के पौधे भूरे और सूखे धब्बों के साथ पीली हरी दिखाई पड़ने लगती है। किसान इस रोग के नियंत्रण के लिए टमाटर के बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। जब हम पौधशाला में बिचड़ा तैयार करते हैं तो अगर हम मिट्टी के बेड में मिट्टी में करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही अंकुरन होता है उसके बाद एक डैम्पिंग ऑफ बीमारी आता है, जड़ गलने सड़ने का बीमारी आता है। उसमें जो है फफूंदनाशक का अगर आप सही से प्रयोग करेंगे, ब्लू कॉपर या रिडोमिल नामक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से अगर पानी के साथ मिला करके 4 से 5 दिन के अंतराल में डालेंगे तो उससे नियंत्रण होगा। लेकिन हमारा सलाह रहेगा कि आप जो है मिट्टी में बिचड़ा नहीं तैयार करें। अभी जो है मिट्टी रहित जो है प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में बिचड़ा तैयार करें तो उससे जो है डैम्पिंग ऑफ बीमारी, जो जड़ गलने और सड़ने का बीमारी है, उससे निदान हो जाएगा। तो मुख्य रूप से 2 बीमारी जो है आपको अगर फसल टमाटर में लगाना है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हमारा टमाटर के बीज बुआई, टमाटर के किस्म का चुनाव करना चाहिए। अगेती झुलसा रोग सबसे प्रमुख रोग है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है, जिस वजह से पत्तियां गिर जाती है। यह रोग पौधों के सभी भागों में लग सकता है। नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त पौधों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई दें तो मैंकोजेब 75 WP का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तो बरसात के दिन में जो है आगात झुलसा, पत्ती पर जो है काला काला भूरा भूरा धब्बा पड़ना शुरू हो जाता है और पत्ती के बाद जो है डंठल पर आएगा और अगर आपका फल आ गया है तो फल के ऊपर आता है। तो उसके बचाव के लिए जो है शुरू से ही आप अपने खेत में ध्यान देते रहें और उस तरह का अगर पत्ती में कहीं भी भूरा या काला धब्बा दिखाई पड़ना शुरू करे तो आप उसी समय जो है रिडोमिल नामक दवा 2 ग्राम
एंट्राकॉल नामक दवा जो है 2.5 ग्राम, कवच नामक दवा 1.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से अगर मिला करके आप छिड़काव करेंगे समय समय पर, तो उससे क्या होगा कि अगाध झुलसा से आपका टमाटर बच जाएगा। उसके बाद एक और बीमारी है जो बीमारी नहीं है लेकिन देखने में लगता है कि हमारा टमाटर में बीमारी है। टमाटर के फल के नीचे जो है काला काला धब्बा हो जाता है और सड़ने लगता है। किसान भाई उसमें सोचते हैं कि इसमें कोई बीमारी है और फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे कोई नियंत्रण नहीं होना। वहाँ पर क्या है कि आपके खेत में कैल्शियम की कमी है, तो हमको टमाटर के खेती में कैल्शियम और बोरन का भी जो है छिड़काव करते रहना चाहिए, अपने मिट्टी में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वह जो देखने में बीमारी जैसा लग रहा है लेकिन बीमारी नहीं है, पोषक तत्व की कमी के कारण जो है इस तरह का लक्षण दिखाई पड़ता है। तो उसको अगर हम पहले से कैल्शियम बोरन का प्रयोग करेंगे तो हमारा टमाटर में नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। सफ़ेद मक्खी सफ़ेद छोटे छोटे कीट होते हैं जो पौधों से उनका रस चूस लेते हैं। इनसे पत्तियों के मुड़ जाने वाली बीमारी मोजैक फैलती है। रोकथाम के लिए फसल बढ़वार की आरंभिक अवस्था में 0.5% रोगी या मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव करें। किसान भाइयों, जैसे आप जब फसल रोपाई कर लेंगे उसके बाद टमाटर में मुख्य रूप से बरसात के दिन में एक जो है पत्ती सुरंग कीट, लीफ माइनर कीट बोलते हैं, पत्ती के ऊपर जो है धारी धारी बना रस चूसते जाता है और वो धारी धारी बना लेता है। तो उस कीट का नियंत्रण के लिए है कि पहले तो उस तरह का पत्ती को जो है जिस पर कीड़ा है उसको कटाई छटाई करके हटा दे। उसके बाद डेसिस नामक दवा जो है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसका छिड़काव करें। उसके साथ साथ कन्फिडोर नामक दवा जो है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो लीफ माइनर कीट से आपको नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा कीट सबसे ज़्यादा आता है फल छेदक, और बरसात के दिनों में खास करके आपको फल छेदक कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जब फल आने से पहले, जब अब किसान भाई आपको ध्यान तब आता है जब फल में छेद कर देता है। हमको मान के चलना है कि टमाटर में जब बरसात में लगा रहे हैं तो टमाटर के फल में उस फल छेदक कीट आएगा ही। तो जैसे ही फूल आना शुरू होता है तो उस समय से जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पर इंडोक्सा कार्बन नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, या जो है इमेक्टा बेंजोएट जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। जिस समय कीट का प्रकोप कम है तो आप नीम आधारित दवा जो है बाज़ार में उपलब्ध है, 4 से 5 ml दवा जो है 1 लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो उस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और अपने खेत के आसपास सफाई भी न रखें, जिससे कि जो है आप दवा जब छिड़काव करते हैं तो कीट जो है घास पर चला जाता है। अगर आपके खेत के आसपास जो है घास नहीं रहेगा तो आपका जो है कीट का जो है जगह नहीं मिलेगा, उसको ठहरने का जगह नहीं मिलेगा। एक और है टमाटर में कि अगर टमाटर के चारों तरफ आप बाउंड्री कर देते हैं गेंदा फूल का, पीला वाला गेंदा फूल का, और हर एक 4 से 5 लाइन के बाद 1 लाइन अगर आप गेंदा का फूल लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि टमाटर का फल छेदक कीट जो है वो गेंदा के फूल पर चला जाता है और बिना रासायनिक दवा का जो है टमाटर में फल छेदक कीट को आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा टमाटर की खेती कैसे करें जिससे कीट और रोग से आप बचाव कर सके, इसका प्रबंधन कैसे करें, अभी आपने जानकारी ली। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है अरहर की मिलवा खेती कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अरहर की खेती करते हैं क्योंकि अरहर में प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, इसीलिए इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो अरहर की खेती के साथ साथ अन्य और आप किस चीज़ की खेती कर सकते हैं जिससे किसान भाई बहन और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, चलिए आज हम जानेंगे। मिलते हैं विशेषज्ञ से, लेते हैं जानकारी। आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर भावना पी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं अरहर की मिलवा खेती के बारे में। मैडम, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर हम अरहर की मिलवा खेती की बात करते हैं तो मिलवा खेती क्या होता है? मिलवा खेती का मतलब है इंटरक्रॉपिंग, जो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। ये नया टेक्निक कुछ नहीं है, ये बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं। एक ही फसल नहीं करते हैं, साथ में 2-3 फसल लेके जाते हैं। एक ही हमारा खेत में जो है
एक फसल के साथ 2-3 फसल भी रहेगा, ताकि हमारा जो रिसोर्सेस है, जो भी मिट्टी है या ऊपर का जो ब्रांचिंग है, ये सब हमारा पूरा जो एरिया है यूटिलाइज हो जाएगा और इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा। पर यूनिट का जो प्रोडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग में कम से कम डबल मिल जाएगा आपको। और इसमें क्या होता है, हमको ऐसे चीज़ रखना चाहिए फसल ताकि दोनों में कंपटीशन ना हो। तो हम लोग ऐसे फसल चुनना चाहिए कि दोनों में कंपटीशन ना हो, ताकि रूट जोन में भी हो या ब्रांचेस माने जो उसका जो ऊपर का जो पौधा का जो ग्रोथ का पोर्शन भी है उसमें भी कंपटीशन ना हो। ऐसे हम लोग को सेलेक्ट करना है। अगर हम मिलवा खेती की बात करते हैं तो आपने बताया कि एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलों की खेती को मिलवा खेती कहते हैं। अगर हम अरहर की खेती की बात करते हैं तो किस तरीके से खेती की जाए, इसके लगाने की विधि क्या है, कहाँ पे लगाएं, किस समय लगाएं और लगाने का तरीका क्या हो? ये अरहर में मिलवा खेती बहुत फेमस हुआ है अरहर में ही। लगभग हमारा भारत देश में 80% तक हमारा अरहर जो है मिलवा खेती में ही होता है, सोल क्रॉप में कोई नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं बंड्स में लगा रहता है और इसके साथ जोवर या बाजरा के साथ मिलवा खेती में बहुत पहले से परंपरा चल के आ रहा है। तो ये हम लोग वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, इसमें कितना रेशियो में आपको सोरगम लगाना है, कितना रेशियो में अगर मूंगफली लगा रहे हैं, कि क्या क्या फसल इसके साथ कंपटीशन नहीं करेगा, वो सब हम लोग वर्कआउट किए थे। मैंने पूरा ICR में ये हुआ है रिसर्च, और ये हम लोग का जो वेराइटीज़ भी उसके अनुसार कितना रेशियो में लगाना है, ये सब हम लोग रिसर्च किए हैं। तो इसके चलते हम लोग अरहर में अगर देखेंगे तो सोरगम बहुत प्रॉफिटेबल है। दो रो का आप डबल जो पेड रो बोलते हैं, 2 रो का सोरगम लगाना है और 1 रो का अरहर लगाना है। इसमें आपका है ना जो BC रेशियो बोलते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है 3.8, माने 1 रुपये में आपको 3.8 रुपये फ़ायदा मिलेगा। तो ये सबसे हाईएस्ट है। और एक इसमें कंपटीशन भी नहीं होता है, क्योंकि सोरगम का जो रूट्स है ऊपर ही फैलता है और अरहर का जो रूट है टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, ये नीचे तक जाता है। तो दोनों में कंपटीशन नहीं होता है। और ऊपर का भी सोरगम शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको 3-4 महीना में सोरगम ख़त्म हो जाएगा। अरहर का है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, माने लगभग 200 दिन तक चलेगा। तो तब तक हमारा फ्लेवरिंग जब तक शुरू हो जाएगा हमारा सोरगम ख़त्म हो जाएगा। जो बीच का जो पोर्शन है उससे हम लोग उपज भी ले सकते हैं। इसके अलावा सोरगम के बाद हम लोग मेज भी ले सकते हैं। फिर हमारा बाजरा भी एक हो गया, पर्ल मिलेट जो बोलते हैं, ये भी ले सकते हैं। जब भी सीरियल के साथ जा रहे हैं तो दो जो रो है हमको सीरियल लगाना है, जैसे सोरगम, मिलेट, रागी भी लगा सकते हैं। मेज माने हमारा जो मखाई होता है वो भी लगा सकते हैं। ये सब 2 रो लगाते हैं और 1 रो अरहर लगाते हैं। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ के किसान जो है धान की खेती के साथ कहीं न कहीं अरहर की खेती करते हैं, जो मेड़ होता है। हाँ। मेड़ पर लगाते हैं। हाँ। तो अगर जो मेड़ पर लगाते हैं अरहर, उसकी क्या विधि है, किस तरीके से लगानी चाहिए और उसका जो चुनाव, जो प्रभेद का चुनाव है, कौन सा प्रभेद सबसे उपयुक्त होगा यहाँ के लिए? हाँ, यूजुअली हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ही किस्म जो है सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। जैसे आशा हो गया आपका, UPAS 120 का हो गया, IPA 203 हो गया है, बहार हो गया है, पूसा 9 हो गई। ये सब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन है, कब से चल रहा है, ये सब आप मेड़ में लगा सकते हैं। और राइस के साथ जो डायरेक्ट सोन राइस होता है उसमें भी अगर बीच में आप राइस के साथ आप अरहर भी खेत में लगा सकते हैं, मेड़ में भी लगा सकते हैं और खेत में भी 6 रो राइस लगा के 1 रो अरहर ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा मिट्टी का भी जो सॉइल फर्टिलिटी होता है, अरहर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बैक्टीरिया रहता है, राइजो बैक्टीरिया बोलते हैं, ये अपने से जो हमारा जो जलवायु में जो नाइट्रोजन होता है, नत्रजनी जो होता है, वो बैक्टीरिया फिक्स करता है, फिक्स करके फसल को देता है। जैसे आप अरहर लगाएंगे तो लगभग आधा नाइट्रोजन जो है हमको बाहर जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो यूरिया देते हैं वो हम लोग आधा डोज कम कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। और इसके साथ साथ जो अरहर का जो पत्ता है वो सब गिरता रहता है। इसमें क्या होता है, ये डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है। ये भी अरहर के लिए और जो अरहर के साथ जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। और इसके साथ दूसरा है, अरहर को भी एक फ़ायदा है, क्योंकि अरहर और हम लोग जैसे किसी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम लोग सोरगम के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो उकटा रोग जो है हमारा झारखंड में बहुत सारा फैला हुआ है, विल्ट बोलते हैं इसको, फफूंदी से आता है। इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उकटा रोग जब हम सोरगम लगाते हैं, उकटा रोग अरहर तक पहुंचता नहीं है। तो इसीलिए मिट्टी में आपको जो है उकटा रोग का प्रकोपन हम लोग कम कर सकते हैं। लगभग
70 से 80% हम लोग उकटा रोग को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा पॉट बोरर जो पीलू होता है अरहर में जो लगता है, जो छेद करके तना चना वो सब खा लेता है, इसको हम लोग अगर सोरगम के साथ लगाएंगे तो वो पॉट बोरर भी हम लोग को लगभग 80 से 90% तक हम लोग कम कर सकते हैं। अगर हम अरहर की खेती की बात करते हैं तो अरहर की खेती या दलहन की जो भी खेती की जाती है उसमें राइजोबियम कल्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो क्या अरहर की खेती में भी राइजोबियम कल्चर ज़रूरी है? हाँ, अगर आप हमारा मिट्टी देखते हैं तो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए बोलते हैं, अगर आपका मिट्टी में नाइट्रोजन का बहुत कम मात्रा में है तो आप अरहर का जो है उसके साथ जो इनोकुलेंट मिलता है, हमारा राइजोबैक्टीरियम का इनोकुलम मिलता है बाज़ार में, उसके साथ स्टिकर भी होता है। हमारा जो बीज है, बीज के साथ भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 6 घंटा के अंतर इसको सोइंग करना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा धूप में भी सोइंग नहीं करना है। और अगर आप मिट्टी में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी करेंगे तो जो कल्चर मिलता है बाहर का वो लिक्विड फॉर्मुलेशन में मिलता है, ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन में भी मिलता है, ये दोनों आप मिट्टी में डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जल्दी से अपना जो है नोड्यूल जो बनता है अरहर का जल्दी से पकड़ लेता है और जल्दी से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाता है। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।